नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। कर्नाटका हाईकोर्ट में आज चारशंबे के रोज भी हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दायर मुकदमे की समाअत हुई। मुस्लिम तालिबात की जानिब से सीनियर एडवोकेट रवि वर्मा कुमार और यूसुफ मुठाला ने मुदल्लिल बहस की और अदालत को बताया कि कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी मकामी रुकन असम्बली की क़यादत में तश्कील दी जाती है। ये कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा नहीं है। कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी हिजाब पर पाबंदी आयद करती है तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। एडवोकेट रवि वर्मा ने कहा कि इस हकीकत का अदालत नोटिस ले सकती है कि क्लासरूम में मुस्लिम लड़कियों की कम से कम नुमाइंदगी होती है। अगर उन्हें इन बुनियादों पर क्लासरूम से बाहर रखा जाए तो ये उनकी तालीम के लिए क़यामत का दिन होगा। इससे उन लड़कियों को तालीम से महरूम करने वाली ये बात होगी। इसके बाद मुस्लिम तालिबात की जानिब से सीनियर एडवोकेट यूसुफ मचाला ने भी बहस की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम तालिबात जो इस केस में दरख्वास्त गुजार हैं उनसे कहा जा रहा है कि वो अकीदा और तालीम में से किसी एक का इंतखाब करें। उन्होंने कहा कि इससे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी होती है। उन्होंने मजीद कहा कि तालीमी एक्ट का मकसद हम आहंगी को फ़रोग देना है, ना कि तुलबा में इख्तलाफात पैदा करना। उन्होंने अदालत को बताया कि इस मुकदमे में उन लड़कियों ने जब से कॉलेज में दाखिला लिया है सर पर स्कार्फ पहन रखा है, अब अचानक इस पर एतराज़ क्यों किया जा रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस अवस्थी ने सवाल किया कि क्या ये यूनिफॉर्म का हिस्सा था, क्या यूनिफॉर्म में कोई हेड ड्रेस तजवीज़ की गई थी। इसी दौरान कर्नाटक हुकूमत की जानिब से नुमाइंदगी करने वाले एडवोकेट जनरल ने इस मुकदमे में एतराज़ात पेश करने के लिए 2 दिन की मोहलत मांगी है। हाईकोर्ट ने मुकदमे की समाअत कल यानी जुमेरात तक मुलतवी कर दी। तालीमी इदारों में मजहबी लिबास पहनने की इजाज़त देने का मामला जहां कर्नाटक हाईकोर्ट में ज़ेरे समाअत है, वहीं रियासत के एक और सरकारी कॉलेज ने उन तालिबात को वापस भेज दिया जो क्लासरूम में हिजाब पहनकर दाखिल होना चाहती थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कर्नाटका के विजयपुरा के गवर्नमेंट पीयू कॉलेज में पहले हिजाब पहनने की इजाज़त थी, लेकिन चारशंबे के रोज़ तालिबात को क्लासरूम में हिजाब पहनने की इजाज़त नहीं दी गई। कॉलेज इंतज़ामिया का इस्तदलाल है कि वो सिर्फ हाई कोर्ट के उबूरी हुक्म पर अमल कर रहे हैं, जिसमें स्कूलों और कॉलेजों को इस शर्त पर खोलने की इजाज़त दी गई थी कि क्लासरूम्स में मजहबी लिबास पहनने की इजाज़त नहीं होगी। ताहम तालिबात के मुताबिक कॉलेज ने उन्हें मुताला नहीं किया था और उन्हें हिजाब या बुरखा पहनने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कॉलेज से मौसूल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि हिजाब और बुरखा पहनकर क्लासरूम में दाखिल होने वाली कुछ तालिबात और टीचर्स में बहस हो रही है। अब एक और खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में हिजाब के बाद अब अज़ां का तनाज़ा शुरू हो गया है। रतलाम में एक हिंदू तंजीम के कारकुनों ने लाउड स्पीकर से अज़ां पर इतराज़ जताया। साथ ही एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक नौजवान कह रहा है कि उन्होंने मस्जिद के सामने वाली इमारत पर लाउड स्पीकर लगा दिए हैं। अब से जब भी अज़ां होगी हम लाउड स्पीकर पर तेज गाने बजाएंगे। वीडियो जिले के रावटी इलाके का बताया जा रहा है। 29 सेकंड के इस वीडियो में नौजवान कह रहा है कि रावटी की मसाजिद में अज़ां को लेकर पुलिस में अर्जी देने के बाद भी लाउड स्पीकर से अज़ां हो रही है। हमने भी इसका एक हल निकाल लिया है, हमने मस्जिद के सामने वाली इमारत में लाउड स्पीकर लगा दिए हैं। जब भी अज़ां होगी ये लाउड स्पीकर हम भी लाउड स्पीकर बजाएंगे। ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए। आज राउटी में जो मस्जिद में अजान आवेदन देने के बाद भी लाउड में बढ़ा दी गई है, तो इसका हमने एक उपाय किया है। ये मेलवाड़ा में जहाँ इनके सामने मस्जिद है उसके सामने हमने लाउड स्पीकर लगा दिए हैं और जब जब इनकी अजान बजेगी जब जब हमें सब कुछ बजाएंगे। ये संदेश पूरे भारत में जाना चाहिए। इसकी वीडियो वायरल करो, ठीक है। आज राउटी में जो मस्जिद में अजान आवेदन देने के बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने मुल्क के सबसे बड़े 22,000 करोड़ से ज्यादा के बैंक घोटाले मामले में ऋषि अग्रवाल समेत एबीजी शिपयार्ड के दीगर डायरेक्टर्स के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। मरकजी तफ्तीशी एजेंसी ने कार्रवाई इसलिए की है ताकि मुलजिमीन को एयरपोर्ट या किसी और रास्ते से बैरून मुल्क फरार होने से रोका जा सके। सीबीआई ने अपने बयान में कहा कि तमाम मुलजिमान ताहाल हिंदुस्तान में मौजूद हैं और उनके खिलाफ एलओसी यानी लुकआउट सर्कुलर इसलिए जारी किया गया है ताकि वो मुल्क से फरार ना होने पाए। शिपिंग फर्म के डायरेक्टर्स में ऋषि अग्रवाल, संतानम मुत्तुस्वामी और अश्विनी कुमार शामिल हैं।
उसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक घोटाला करार दिया जा रहा है। सीबीआई की जानिब से कहा गया है कि एबीजी शिपयार्ड ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत 28 बैंकों को 22,842 करोड़ रुपए की अदायगी में कोताही की है। गौरतलब है कि एबीजी शिपयार्ड एबीजी ग्रुप की सफिया बल की कंपनी है जो जहाजों की तामीर और मरम्मत के काम से मुंसलिक है। इसके शिपयार्ड गुजरात के दहेज और सूरत में वाक़ हैं। एबीजी शिपयार्ड केस में जिस तरह का आउटलुक सर्कुलर नोटिस जारी किया गया, माजी में पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में नीरव मोदी और उसके चचा मेहुल चौकसी और किंगफिशर एयरलाइंस के विजय माल्या के खिलाफ भी इसी तरह के नोटिस जारी किए जा चुके हैं। ये तमाम इस वक्त बैरून मुल्क में हैं और उनकी हिंदुस्तान की हवालगी की कोशिशें जारी हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने चारशंबे के रोज कहा कि दिल्ली पुलिस अगले 5 वर्षों में जांच से लेकर पुलिस एहलकारों की फलाह बहबूद समेत हर शोबे में खामियों को दूर करने के हदफ के साथ काम करेगी और आज़ादी की 100 साल मुकम्मिल होने के मौके पर दारुल हुकूमत की बेहतरीन पुलिस बनने के लिए भी रोड मैप तैयार करेगी। अमित शाह ने चारशंबे के रोज दिल्ली पुलिस के 75वें यौम तासीस के मौके पर अपने खिताब में कहा कि मुल्क के दारुल हुकूमत की पुलिस होने के नाते दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया। सलामी के पश्चात परेड कमांडर पूरे उत्साह के साथ मुख्य अतिथि महोदय को परेड की रिपोर्ट देने हेतु सलामी मंच की ओर अग्रसर। परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। परेड कमांडर के निरीक्षण के नियंत्रण को सहज स्वीकार करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय सफेद खुली जीप में सवार होकर परेड के निरीक्षण के लिए जा रहे हैं और उनके साथ हैं श्री राकेश अस्थाना, आयुक्त पुलिस दिल्ली। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, दिल्ली पुलिस के वर्चस्व को गौरवान्वित करते हुए हम सभी के समक्ष आज मैं दिल्ली पुलिस के उन 79 जवानों को भी श्रद्धांजलि देना चाहूंगा जिन्होंने 2 वर्ष के अंदर कोरोना महामारी से दिल्ली की जनता को बचाने के लिए अपने आप को आहूत किया। पहली पंक्ति में रहकर कोरोना का सामना करना, जिनके परिवार में कोई नहीं था उनका टेस्ट कराना, उनको अस्पताल तक पहुंचाना, ऑक्सीजन सिलेंडर देने जाना, कई प्रकार के अंतिम संस्कार तक के सहायता के काम दिल्ली पुलिस ने किए हैं और उसमें दिल्ली पुलिस के 79 जवानों की, अधिकारियों की क्षति हमें हुई है। मैं उस सभी के परिवारजनों के सामने नतमस्तक हूं और वो सभी हमारे पुलिस कर्मियों को पूरी दिल्ली की जनता और देश की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और मैं उनको बताना चाहता हूं कि सेवा का जो जज्बा आपने दिखाया है, कर्तव्य परायणता का जो जज्बा आपने दिखाया है, न केवल दिल्ली पुलिस, देश भर की पुलिस के लिए ये मार्गदर्शक भी होगा। पंजाब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चारशंबे के रोज पठानकोट में इंतखाबी रैली के दौरान पीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि अगर कांग्रेस को दोबारा मौका मिला तो पंजाब की सिक्योरिटी को खतरे में डाल देंगे। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हें गलत रास्ते पर जाने से रोकते थे, अब वो भी वहां नहीं है। आम आदमी पार्टी को मोदी ने कांग्रेस की फोटो कॉपी बताया। हम इतने राज्यों को जहां जहां हमको सेवा करने का मौका मिला है, जरा देख लीजिए विकास का जो सिलसिला भाजपा की सरकार में शुरू होता है, जनता भी ऐसा साथ देती है कि कभी विकास का काम रुकता नहीं है। एक और बात भी आपने देश भर में देखी होगी, जहां एक बार भाजपा के पैर जम जाते हैं, वहां दिल्ली में बैठकर
रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने वाले परिवार की छुट्टी हो जाती है। मतलब जहां विकास आया, जहां विकास पहुंचा, वहां वंशवाद का हुआ सफाया। जहां शांति और सुरक्षा आई, वहां तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की विदाई। यही विदाई इस बार पंजाब में देनी है। भाजपा के विकास, पंजाब के विकास के साथ नवा पंजाब के लिए मेहनत करने में कोई कसर भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेगी, ये मैं आपसे वायदा करने आया। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने चारशंबे को भारतीय जनता पार्टी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि असेंबली इंतखाबात के पहले 2 मराहल की वोटिंग को देखते हुए गर्मी निकालने वाले ठंडे पड़ गए और गर्मी निकालने वालों की भाप निकल गई। अकबरपुर असेंबली हल्के के माती में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि साइकिल इस बार सबसे आगे चल रही है। पहले 2 मराहल की हवा एसपी के हक में है। इस बार किसानों और नौजवानों की हुकूमत बनने जा रही है। यहाँ आए होंगे गर्मी निकालने वाले नेता, औरैया होकर के गए हैं। उन्होंने लखनऊ में टैबलेट, कंप्यूटर और स्मार्टफोन बांटे थे। दिव्यापुर, औरैया और विधुना के किसी को मिली हो तो बता दो। पता नहीं किसे बांटते रहे। और अपने नौजवानों को मैं कह के जा रहा हूं कि जहां सरकार के 11 लाख पद खाली हैं, उन पदों को भर करके अपने नौजवानों को नौकरी रोजगार देने का काम करेंगे। और साथ ही साथ एक गर्मी निकालने वालों को हम कह करके जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो सभी खाली पदों पर भरने के साथ साथ फौज की और पुलिस की भी नौकरी निकालने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इधर कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों की उम्र बढ़ गई है, उम्र की सीमा के ऊपर निकल गए हैं। अगर हमें उम्र की छूट भी देनी पड़ेगी तो वो भी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। बिजली को ले पंजाब असेंबली इंतखाबात के तहत 20 फरवरी को पोलिंग होने जा रही है और इससे कबल सियासत अपने उरूज पर है। सियासी कायदीन उनकी इल्जाम तराशियों के दरमियान आम आदमी पार्टी के साबिक लीडर और शायर कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल पर संगीन इल्जाम आयद किए हैं। कुमार विश्वास ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में अलहदगी पसंदों के हामी थे। विश्वास ने कहा कि एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि वो या तो वजीर आला पंजाब बनेंगे या एक आज़ाद मुल्क खालिस्तान के पहले वजीर आजम होंगे। कुमार विश्वास ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को समझना चाहिए कि पंजाब सिर्फ एक रियासत नहीं है, ये एक एहसास है। मैंने पहले उनसे कहा था कि वो अलहदगी पसंद और खालिस्तानी तंजीमों से वाबस्ता लोगों को पार्टी में शामिल ना करें, तो केजरीवाल ने मुझसे कहा कि नहीं हो जाएगा। कुमार विश्वास ने कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात के दौरान मैंने उनसे कहा था कि वो अलहदगी पसंद तंजीमें खालिस्तानी मूवमेंट से वाबस्ता लोग हैं, उनका साथ मत लें। उस वक्त उन्होंने कहा था कि नहीं हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। कुमार विश्वास ने दावा किया कि एक दिन उन्होंने मुझसे कहा तो फिक्र मत करो, मैं या तो एक आज़ाद सूबे का वजीर बनूंगा। मैंने कहा कि अलहदगी पसंद तहरीक है, 2020 की मरदमशुमारी आ रही है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है, तो कहा कि तो क्या हुआ, मैं एक आज़ाद मुल्क का पहला वजीर आजम बनूंगा। इस आदमी की सोच में इतनी तकरीब है कि किसी तरह इख्तिदार हासिल हो जाए। को समझना चाहिए कि वो स्टेट नहीं है, वो एक इमोशन है। मैं सदा कहता हूं पंजाब कोई राज्य नहीं है, पंजाब एक भावना है। पंजाबियत एक भावना है पूरी दुनिया में।
ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसने एक समय में मुझे ये तक कहा था, जब मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट है, जो अलगाववादी संगठन है, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में, और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर, और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत कौर फुल्का जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा, और आज भी वो उसी पथ पे, मानो मत मानो, और नहीं भी है तो वो पपेट बिठा लेगा, कोई कुछ कर लेगा वो कुछ काम। तो ऐसे में उसने मुझे इतनी भयानक बातें बोली जो कि सबको पता है, पंजाब में सबको पता है, कि एक दिन तुमसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा, और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आईएसआई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप, तो कहता है तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। मतलब जिस आदमी के थॉट में इतनी ज्यादा अलगाववाद को लेके वो हो कि किसी भी कीमत पे बस मुझे सरकार मिले, सत्ता मिले। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब को एक मुस्तहकम हुकूमत की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप याद रखें कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको किसी दहशतगर्द के घर में कांग्रेस का लीडर नहीं मिलेगा, बल्कि झाड़ू वाला सबसे बड़ा लीडर, यानी उनका इशारा अरविंद केजरीवाल की तरफ था, वहां मिलता है। पंजाब के सामने खतरा है, जिसके लिए चरणजीत चन्नी जैसे मजबूत वजीर आला की जरूरत है। और फिर सच्चाई आपने देखी, हिंदुस्तान की सरकार के आंकड़े झूठे हैं भाई और बहनों। कोरोना से लाखों लोग मरे हैं, लाखों लोग मरे हैं। यहां केजरीवाल जी कहते हैं कि उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोली, कहते हैं कि दिल्ली में हमने स्वास्थ्य को बदल दिया। पहली बात, मोहल्ला क्लिनिक शीला दीक्षित जी ने खोली थी, और दूसरी बात, कोरोना के समय ये मोहल्ला क्लिनिक कहां गायब हो गई? जब सड़कों पे रोड पर हजारों लोग दम तोड़ रहे थे, बिना ऑक्सीजन मर रहे थे, बिना वेंटिलेटर मर रहे थे, तो आपकी मोहल्ला क्लिनिक कहां गई, कहां गायब हो गई? कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जा रहे थे। जर्नलिस्ट ने बधाई दी यूथ कांग्रेस के लड़कों को कि इन्होंने काम करके दिखाया है। कहां थी, कहां थी आम आदमी पार्टी? कहां थे मोहल्ला क्लिनिक? कहां थे ऑक्सीजन के सिलेंडर? कहां थी दवाइयां? कहां था रेमडेसिविर? कहां गायब हो गई? इस पूरे मामले पर कांग्रेस के तर्जुमान रणजीत सिंह सुरजेवाला ने भी अरविंद केजरीवाल को तनकीद का निशाना बनाया। सुरक्षा के प्रति हो, चाहे वो पंजाब और पंजाबियत के प्रति हो, चाहे वो देश की सीमाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले संभावित अलगाववादियों के साथ साठगांठ के लिए हो। सीधे सीधे हमारे 6 सवाल माननीय अरविंद केजरीवाल जी से, भगवंत मान जी से और आम आदमी पार्टी के लोगों से हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जी ने अलगाववादी संगठनों व खालिस्तान से जुड़े लोगों का साथ लिया था सत्ता प्राप्ति के लिए? मैं फिर दोहराता हूं, पहला सवाल, क्या श्री अरविंद केजरीवाल ने अलगाववादी संगठनों जो देश की संप्रभुता पर हमला बोलते हैं, खालिस्तान से जुड़े लोगों जो देश की भूभागीय अखंडता पर हमला बोलते हैं, क्या अरविंद केजरीवाल जी ने उनका साथ लिया था? क्या उस समय का मोड़ मंडी का ब्लास्ट और अब जो हाल में ब्लास्ट हुआ है, क्या ये उन्हीं अलगाववादी व्यक्तियों और समूहों से जुड़ा है? और क्या श्री अरविंद केजरीवाल का ऐसे अलगाववादी संगठनों, समूहों और व्यक्तियों से कोई जुड़ाव है? दूसरा सवाल, क्या श्री अरविंद केजरीवाल भगवंत मान और एचएस फूलका का झगड़ा करवाकर चोर दरवाजे से
पंजाब की सत्ता पर काबिज होना चाहते थे। सीधा सवाल है दूसरा। इस पूरे मामले पर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो इन सभी के खिलाफ राहुल गांधी और दीगर लोग जो इस बारे में बात कर रहे हैं उनके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। आज अरविंद केजरीवाल ने कई और मामलों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि दिल्ली की तरह पंजाब में भी इंस्पेक्टर राज का खात्मा होगा और ताजिरों को अच्छा माहौल फराहम किया जाएगा। पंजाब के मोहाली क्लब में 4 शुबे को प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केजरीवाल ने कहा कि रियासत का ताजिर पूरी तरह से खौफजदा है, वो अपना कारोबार नहीं कर पा रहा है और पंजाब छोड़कर बाहर जा रहा है। एक मैं और भगवान जी जब गांव-गांव में जा रहे हैं, पंजाब के अंदर अभी भगवान जी ने बताया कि व्यापारियों को डरा रखा है। ना केवल व्यापारियों को, पंजाब के हर आदमी को इन्होंने डरा रखा है। पर्चा राज पूरे पंजाब में है। झूठे पर्चे करते हैं, बहुत ज्यादा झूठे पर्चे करते हैं, डराते हैं। मतलब माहौल ऐसा है कि कोई पत्रकार किसी से जाके अगर पूछता है भाई किसको वोट दोगे, लोगों को बताने में डर लग रहा है। कहते जी पर्चा हो जाएगा, हम साइलेंट वोट देंगे, पर्चे। लोग मुंह खोलने में लोगों को डर लग रहा है। झूठे पर्चे व्यापारियों के ऊपर, जनता के ऊपर कियों में, ये जितने पुराने पर्चे इन्होंने कर रखे हैं, झूठे पर्चे जो कर रखे हैं, वो सारे पर्चे कैंसिल किए जाएंगे। जनता के मन से डर निकाला जाएगा। जनता खुशहाल रह के अपना परिवार पाल सकती है, अपना काम धंधा कर सकते हैं। ये पर्चा राज बंद किया जाएगा। व्यापारियों के लिए खास तौर से मैं कहना चाहता हूँ, व्यापारी भी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। एक डर है इस पर्चा राज का, उनके ऊपर भी बहुत झूठे पर्चे हैं, अनाप शनाप पर्चे हैं, एक्सटॉर्शन है। उनसे इतने पैसे दे दो नहीं तो ये कर देंगे, इतने पैसे दे दो नहीं तो आपके ऊपर ये रेड मार देंगे। गुंडा टैक्स, जो टैक्स, पता नहीं किस किस नाम से पूरे पंजाब के अंदर जो है वो फिरौती ली जाती है। इस सब को बंद किया जाएगा। व्यापारियों के मन से डर निकाला जाएगा। आज व्यापारी बहुत डरा हुआ है, उनसे हम अपील करना चाहते हैं कि चिंता मत करो। बस कितने 20 दिन रह गए और 16 आज 16। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 4 शुबे के रोज रविदास जयंती के मौके पर श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर में उन्हें खराज अकीदत पेश किया। मंदिर का दौरा करने के बाद नरेंद्र मोदी ने सिलसिलावार ट्वीट्स में कहा कि आज रविदास जयंती के मुबारक मौके पर मैंने दिल्ली में श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर जाकर दर्शन किए। तमाम हमवतनों को रविदास जयंती की मुबारकबाद। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि संत रविदास जी का ये पवित्र धाम लोगों के लिए एक तहरीक का मकाम है। मेरी खुशकिस्मती है कि बतौर रुकन असेंबली मुझे यहाँ तरक्याती काम करने का मौका मिला। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश की पार्टी की इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने संत रविदास को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि वो दोनों आज वाराणसी जाकर संत शिरोमणि की जाए पैदाइश पर मत्था टेकेंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि इत्तेहाद और भाईचारे का पैगाम देने वाले संत गुरु रविदास जी की यौम पैदाइश पर दिली मुबारकबाद। सूरज की मलिका लता मंगेशकर की रहलत के बाद हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री अभी इस सदमे से संभली भी नहीं थी कि आज मशहूर मौसीकार वो गुलकार बप्पी लहरी के इंतकाल की खबर से वो और गम में मुब्तला हो गई। मौसूला इत्तलात के मुताबिक मंगल की रात देर गए बप्पी लहरी का मज़ाफात के एक निजी अस्पताल में इंतकाल हो गया, जहां उनका कोरोना के बाद होने वाली पेचीदगियों का इलाज चल रहा था। 69 साल बप्पी लहरी को फिल्मी सनत में बप्पीदा के नाम से मकबूलियत हासिल थी। मगरबी बंगाल में पैदा हुए लहरी ने सबसे पहले बंगाली फिल्म दादू के लिए मौसीकी तरतीब दी थी और अपने बॉलीवुड करियर का आगाज फिल्म नन्हे शिकारी से किया था। बप्पी लहरी ने कई सालों तक म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज किया। आई एम ए डिस्को डांसर, रात बाकी, पगे घुंघरू बांध, बॉम्बे से आया मेरा दोस्त, नैनो में सपना, ऐसे कई मशहूर गाने हैं जो उन्होंने
बनाए हैं। बप्पी लहरी की किस्मत का सितारा साल 1975 में फिल्म जख्मी से चमका। इस फिल्म में सुनील दत्त, आशा पारेख, रीना राय और राकेश रोशन ने मरकजी किरदार अदा किए थे। अलग अलग गाने उनके अब सामने अगर हम रिकॉल करें तो बहुत से ऐसे गाने हैं जो बप्पी लहरी ने तश्कील दिए थे। आज उनके इंतकाल पर पूरी इंडस्ट्री शोक मना रही है। उनकी आखिरी रसूमात कल अदा की जाएगी। पंजाबी अदाकार दीप सिद्धू की मंगल की रात हरियाणा में सोनीपत के नजदीक सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब दीप सिद्धू अपनी मंगेतर के साथ गाड़ी में दिल्ली से पंजाब वापस आ रहे थे। सोनीपत जिले के खुरखोदा सब डिवीजन के तहत आने वाले गांव पिपली टोल प्लाजा के नजदीक ये सड़क हादसा हुआ जिसमें दीप सिद्धू की मौत हो गई जब मंगेतर की हालत संगीन बताई जा रही है। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को खरगोदा सीएचसी में रखवाया। दीप सिद्धू दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान तहरीक के दौरान उस वक्त मजीद मशहूर हो गए थे जब उन पर इल्जाम लगाया गया था कि लाल किले पर झंडा लहराने वालों में उनका किरदार था। अब एक खबर दिल्ली से। कौमी सलामती के मुशीर यानी एनएसए अजीत डोवल के बंगले पर किसी शख्स ने गाड़ी लेकर दाखिल होने की कोशिश की। ताहम उससे पहले कि कोई नाखुशगवार वाकया रौनुमा होता, हिफाजती एहलकारों ने उसे पकड़ लिया। ये शख्स दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तहवील में है और इसे पूछगुछ की जा रही है। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया कि शख्स गलती से गाड़ी लेकर दाखिल हुआ था या उसके पीछे कोई साजिश है। आईटी इंडस्ट्री एक अच्छी खबर सामने लाई है। आज बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगले माली साल 4.5 लाख लोगों को रोजगार देंगी। इसी दौरान इनका रेवेन्यू पहली बार 200 अरब डॉलर यानी 15 लाख करोड़ रुपए के पार हो जाएगा। आईटी इंडस्ट्री बॉडी नेस्कॉम ने कहा कि 2022-23 यानी अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के दौरान ये सेक्टर खवातीन को रोजगार देने के मामले में नंबर 1 रहेगा। इसमें करीबन 18 लाख खवातीन होंगी। इंडियन आईटी इंडस्ट्री का रेवेन्यू अगले साल में 30 अरब डॉलर यानी करीब 2,25,000 करोड़ रुपए बढ़ सकता है। ये 15 लाख करोड़ रुपए के पार चला जाएगा। नेस्कॉम ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। इसमें उसने कहा कि आईटी इंडस्ट्री कोरोना के पहले के साल 2019 के मुकाबले में दुगनी रफ्तार से बढ़ेगा। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में पिछले 28 दिन में कोरोना के 8 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आए हैं जिससे मुतासरीन की कुल तादाद 41 करोड़ से ज्यादा हो गई। इस दौरान 10 अरब से ज्यादा लोगों की टीकाकारी की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 17,27,581 नए मामला दर्ज हुए। इसी दौरान 10,924 अफराद की मौत हुई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में मजमूई अमवात 58,59,611 हो गई। दुनिया भर में फिलहाल 7,12,78,547 अफराद का इलाज चल रहा है। मुल्क में पिछले 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 28,918 नए केसेस मिले। 82.29% मरीज ठीक हुए जबकि 513 लोगों की मौत हुई कोरोना की वजह से। पिछले एक हफ्ते यानी 8 फरवरी से कोरोना इन्फेक्शन के मामले लगातार कम हो रहे थे लेकिन बीते दिन इनमें बढ़ोतरी हुई है। पीर के मुकाबले मंगल के रोज करीब 1500 केसेस ज्यादा आए हैं। मरकजी हुकूमत ने आज रियासतों को एक चिट्ठी लिखकर इंतबाह दिया है कि अपने यहाँ कोरोना से जुड़े पाबंदियों को हटाने से पहले एक बार रिव्यू कर लें। मरकजी वजारत सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण की तरफ से लेटर सभी रियासतों को भेजा गया है और ये सबको बताया गया है कि वो कोरोना को लेकर अब भी मुहतात रहें। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग की जद में आने से 23 अफराद की मौत हो गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये वाकया रियो डी जेनेरो के शुमाल में वाक़े शहर पेट्रोपोलिस में पेश आया। अमवात की तादाद में इजाफे का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।